स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पोस्टल एबीसी पर। आज की वीडियो में क्लोज नंबर 25 से लेके 54 तक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर करेंगे। जितने भी क्वेश्चंस रहेंगे बार बार एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इनको आपने बिल्कुल अच्छे से करना है। लगभग 120 क्वेश्चंस हैं, तो दो वीडियोज़ में इसको हम कवर करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हम हमारे साथ क्लासेस में जुड़ना चाहते हैं या बुक्स परचेज करना चाहते हैं और ये जो क्वेश्चंस हम कर रहे हैं इनके बने बनाए नोट्स आपको चाहिए, तो क्वेश्चन ओशियन बुक आपको मिल जाएगी। इसमें 5000 के करीब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्मेट में है, तो प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी। थ्योरी वाली बुक्स भी अवेलेबल हैं। जीडीएस टू एमटीएस बुक मिल जाएगी, पोस्टमैन मेल गार्ड की बुक मिल जाएगी, पीएसए सिलेबस की बुक मिल जाएगी, 2023 के फुली सॉल्व्ड पीएसए क्वेश्चन पेपर्स की बुक भी मिल जाएगी। और अच्छे से अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। आप हमें 8627096166 के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखिए क्लोज नंबर आपने ज़रूर याद करने हैं। मैंने सभी क्लोज नंबर मेंशन नहीं किए हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बढ़ जाते हैं। तो क्लोज नंबर जितने भी हैं वो आपको याद करने ही करने हैं। अगर प्रमोशन चाहिए, नहीं चाहिए तो मत याद करना, लेकिन चाहिए तो क्लोज नंबर याद करने ही पड़ेंगे। और कोई भी क्लोज नंबर ऐसा नहीं है जो एग्ज़ाम में नहीं आ सकता। सभी क्लोज नंबर इम्पोर्टेंट हैं, अच्छे से उनको ज़रूर याद करना। तो अगर इनमें मेंशन करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे, इसीलिए वो आपने अलग से साथ साथ में याद कर लेने हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, बट इज द रिस्क ऑफ सेंडिंग आर्टिकल्स ऑफ वैल्यू इन अनरजिस्टर्ड लेटर और अनरजिस्टर्ड पार्सल। अपंजीकृत पत्र या अपंजीकृत पार्सल में मूल्यवान सामान भेजने का क्या जोखिम है। अगर आप कोई भी कीमती सामान अपंजीकृत पत्र या अपंजीकृत पार्सल में भेजते हैं तो इससे आपको क्या खतरा हो सकता है। सेंडर रैन द रिस्क ऑफ लूजिंग देयर प्रॉपर्टी। सबसे पहले प्रेषक अपनी संपत्ति खो सकता है, क्योंकि जब भी आप अनरजिस्टर्ड आर्टिकल भेजते हैं तो ना तो उसका कोई रिकॉर्ड होता है, ना आप उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो जिसके हाथों में वो लेख आएगा वो उसमें से सामान निकाल सकता है, उस लेख को गायब भी किया जा सकता है। It exposes to temptation every person through whose hands the article pass। यह हर एक उस व्यक्ति के प्रलोभन को उजागर करता है जिसके हाथों से लेख गुजरेगा। ये भी बिल्कुल सही बात है, क्योंकि अनरजिस्टर्ड आर्टिकल है, कोई भी इसका रिकॉर्ड नहीं है। तो ऐसी स्थिति में जिस भी व्यक्ति के हाथों से ये लेख गुजरेगा वो क्या कर सकता है, उसमें से सामान को निकाल सकता है, डाक वस्तु को गायब कर सकता है, क्योंकि उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। तो ये दोनों ही खतरे हो सकते हैं। करेक्ट आंसर आपके पास सी आ जाएगा। स्टैम्प्स अदर देन पोस्टेज अफिक्स्ड ऑन दी पोस्टल आर्टिकल। डाक लेख पर चिपकाए गए डाक टिकट के अलावा जो अन्य टिकट होते हैं विल नोट टू बी कैंसल्ड, उन्हें रद्द नहीं किया जाना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। भाई आर्टिकल शुड बी पैक्ड इन स्ट्रॉन्ग कवर। लेख जो होते हैं उनको मजबूत आवरण में क्यों पैक करना चाहिए, क्या कारण है। क्योंकि आर्टिकल्स आर लाइएबल टू ग्रेट डील ऑफ प्रेशर एंड फ्रिक्शन इन द मेल बैग्स ड्यूरिंग ट्रांजिट। क्योंकि पारगमन के दौरान डाक बैगों में लेखों को अत्यधिक दबाव और घर्षण सहना पड़ता है। तो जब भी आप डाक वस्तु भेजते हैं तो क्या होता है, आपने देखा होगा पोस्ट ऑफिस में उनके ऊपर जो स्टैंप लगाई जाती है, मुहर लगाई जाती है, कितनी ज़ोर से लगाई जाती है। और अगर आप अपने हेड ऑफिस में जाके देखेंगे जहाँ पे छंटाई होती है, या आप जहाँ पे देखेंगे सॉर्टिंग ऑफिस होगा जहाँ पे डाक की छंटाई होती है, या बसेस में उसको चढ़ाया जाता है या उतारा जाता है, या वो लाई जाती है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसको किस तरह से लाया जाता है, किस तरह से बसेस से उतारा जाता है, ट्रेन से उतारा जाता है, फेंका जाता है उसको। तो अगर आपने उसको स्ट्रॉन्ग कवर में पैक नहीं किया है तो आपके द्वारा भेजी गई सामग्री रास्ते में ही बिखर जाएगी। तो क्योंकि आर्टिकल्स को पारगमन के दौरान एक तो डाक थैलों के अंदर
अन्य लेखों का दबाव भी सहना पड़ता है और घर्षण भी सहना पड़ता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। साथ में स्टैंपिंग प्रेशर भी लगता है, क्योंकि जब मुहर लगाई जाती है बहुत ज़ोर से लगाई जाती है, और अगर आपने आर्टिकल को स्ट्रॉन्ग कवर में पैक नहीं किया है तो आपके द्वारा जो भी उसके अंदर सामग्री भेजी गई होगी उसको भी नुकसान हो सकता है। When wax cloth is used for protections of the parcel, पैकेट और लेटर, इट शुड बी यूज्ड एज एन, जब भी पार्सल, पैकेट या पत्र की सुरक्षा के लिए मोम कपड़े का उपयोग किया जाता है तो उसका उपयोग कैसे किया जाना चाहिए? करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, जब भी आपको वैक्स क्लॉथ यूज़ करना पड़े किसी भी पार्सल, पैकेट या लेटर की प्रोटेक्शन के लिए, तो उसको आपने हमेशा आंतरिक आवरण के रूप में ही यूज़ करना है। A list of high government officers entitled to the privilege of delivery of their mails to them whenever they may happen to be on tour within India will found in which clause of post office guide? ऐसे उच्च अधिकारी जो भारत के भीतर जब भी दौरे पर हों तो उन्हें उनके लेख वहीं पर वितरित किए जाएंगे। ऐसे विशेषाधिकार के हकदार उच्च अधिकारियों की सूची पोस्ट ऑफिस गाइड के किस खंड में मिलेगी? करेक्ट आंसर सी आ जाएगा। किसकी बात की गई है? तो हम ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल्स में अच्छे से करेंगे। इफ आर्टिकल इज रिसीव्ड एड्रेस्ड केयर ऑफ पोस्ट बॉक्स बट द एड्रेसी हैज सीज्ड टू बी द रेंटर ऑफ अ पोस्ट बॉक्स द आर्टिकल शुड बी। यदि लेख पोस्ट बॉक्स के पते पर प्राप्त होता है लेकिन प्राप्तकर्ता पोस्ट बॉक्स का किराएदार नहीं रह गया है तो लेख को क्या किया जाएगा? मान लीजिए कोई डाक वस्तु है, पोस्ट बॉक्स के पते पर प्राप्त होती है। अब जब भी वो पोस्ट बॉक्स के पते पर प्राप्त होगी तो उसमें क्या होगा? उसका वितरण उसे किया जाएगा जो भी पोस्ट बॉक्स का किराएदार होगा। लेकिन कंडीशन आप पे दी गई है कि मान लीजिए अब वो व्यक्ति जिसके लिए वो आर्टिकल आया है पोस्ट बॉक्स का किराएदार नहीं है, लेकिन आर्टिकल पोस्ट बॉक्स के पते पर आया है, तो इस तरह के आर्टिकल का वितरण नहीं किया जाता है। उसे क्या किया जाता है? रिटर्न टू सेंडर, उसे प्रेषक को वापस कर दिया जाता है। बट इज द फीस फॉर रिकॉलिंग ऑफ एन इनलैंड आर्टिकल, अंतर्देशीय लेख को वापस बुलाने का शुल्क क्या है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। किसी भी डाक वस्तु को अगर आप वापस बुलाना चाहते हैं, यानी कि आपने डाक वस्तु को पोस्ट कर दिया, पोस्ट करने के बाद अगर आप उसको वापस बुलाना चाहते हैं तो उसको बुलाने के लिए 6 रुपये चार्जेस लगते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। द प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल इज ग्रेटली फैसिलिटेटेड इफ, एक डाक लेख के शीघ्र वितरण में बहुत सुविधा होती है यदि क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? इफ़ इट इज़ एड्रेस्ड इन अ करेक्ट मैनर, यदि आपने डाक वस्तु के ऊपर जो एड्रेस लिखा है सही तरीके से लिखा है तो उस डाक वस्तु के वितरण में बहुत ही सुविधा हो जाती है, आसानी से उसका वितरण हो सकता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। और यहाँ पे देखिए ऑप्शंस आप और भी पढ़ लीजिए चाहे, लेकिन जब भी आप थ्योरी करेंगे तो आपको लाइन जो होंगी वो पूरी अच्छे से पढ़नी होगी, क्योंकि वहाँ पे लिखा होगा द प्रॉम्प्ट डिलीवरी ऑफ अ पोस्टल आर्टिकल इज ग्रेटली फैसिलिटेटेड इफ इट इज़ एड्रेस्ड इन अ करेक्ट मैनर। तो वो पूरी लाइन अगर आपको याद होगी तभी आप सही से आंसर उसका बता पाएंगे। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। Mails for defense services personnel serving the army and air force should be addressed to, सेना और वायुसेना में सेवारत रक्षा सेवा कर्मियों की डाक को किस पते पर संबोधित किया जाना चाहिए? 56 APO, 99 APO, 1 CVPO या 2 CVPO? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। 56 APO और 1 CVPO सेम चीज़ है, 99 APO और 2 CVPO भी सेम चीज़ है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बाकी इनके पिन कोड हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डिपार्टमेंट में ऑलरेडी कर लिए हैं। 1 CVPO या 99 APO का जो पिन कोड है वो क्या होगा? डिले टू कोरस्पोंडेंस एंड मिस्टेकन इन डिलीवरी ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे पूछा गया कि पत्रासार में देरी या वितरण में गलती अक्सर किस परिणाम स्वरूप होती है?
कोई डाक वस्तु अगर भेजी जाती है, उसके वितरण में अगर देरी होती है या उसका गलत वितरण हो जाता है, तो मोस्टली ये कैसे होता है या क्यों होता है? जब भी आपने क्या लिखा हो, इनकरेक्ट एड्रेस लिखा हो, गलत पता लिखा हो, या फिर इनकम्प्लीट एड्रेस आपने लिखा हो, तभी ऐसा होता है। अगर आपने पता सही से लिखा है तो उसके गलत वितरण की संभावना बिल्कुल ही कम हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा, सेकंड एंड थर्ड ओनली। मेथड ऑफ एड्रेस आर डिफाइंड इन विच क्लोज नंबर ऑफ पोस्ट ऑफिस गाइड। पता लिखने का तरीका पोस्ट ऑफिस गाइड के किस खंड में दिया हुआ है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? क्लोज नंबर 26 से लेकर क्लोज नंबर 31 में आपको बताया गया है कि किस तरह से एड्रेस जो है वो लिखा जाना चाहिए, क्या क्या चीज़ें उसमें मेंशन की जानी चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। रिकॉल ऑफ फॉरेन आर्टिकल फीस फॉर ईच आर्टिकल इज। विदेशी लेख को वापस बुलाने का शुल्क क्या है? तो इंग्लैंड के लिए हमने कर लिया 6 रुपये है। उसी तरह से जो फॉरेन आर्टिकल होते हैं उनको वापस बुलाने के लिए जो शुल्क है वो कितना है? 30 रुपये है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। इफ़ द एड्रेस इज रिटन इन करेक्ट वे, यदि पता सही तरीके से लिखा गया हो तो क्या होगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? प्रॉम्प्ट डिलीवरी, उसका शीघ्र वितरण होगा। दूसरा, उसके बारे में कोई भी आपको पूछताछ नहीं करनी पड़ेगी। तीसरा, इजी ट्रांसमिट, उसका प्रसारण आसान हो जाता है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। यदि पता सही तरीके से लिखा हो तो डाक वस्तु के वितरण में शीघ्र हो सकता है, यानी कि शीघ्र उसका वितरण किया जा सकता है, उसके बारे में कोई इंक्वायरी नहीं करनी पड़ेगी और उसका प्रसारण भी आसान हो जाता है। हाउ द एड्रेस शुड बी रिटन, पता जो है वो कैसे लिखा जाना चाहिए? पैरेलल टू द लेंथ ऑफ द कवर, कवर की लंबाई के समांतर लिखा होना चाहिए। यानी कि मान लीजिए आपके पास एक डाक वस्तु है, इसके ऊपर जो एड्रेस लिखा जाएगा वो कैसे लिखा जाएगा? इस डायरेक्शन में। ये क्या है? इसकी लंबाई है इस तरफ को, इस लंबाई के पैरेलल लिखा जाएगा। इन दी लोअर हाफ, ठीक है, एड्रेस पूछा जाएगा, नॉर्मल बोला गया है कि एड्रेस जो वो कैसे लिखा जाएगा, नहीं बोला है कि एड्रेस सी का है, ना ही बोला गया है सेंडर का। तो एड्रेस जब भी बोला जाएगा नॉर्मली आपने समझ लेना है वो एड्रेस सी या प्राप्तकर्ता के पते की बात कर रहे हैं। सबसे पहले बोलना है पैरेलल है, दूसरी बात वो लोअर हाफ में होना चाहिए, ये अपर हाफ ये लोअर हाफ, तो लोअर हाफ में होना चाहिए। तीसरी बात, टुवर्ड्स द राइट हैंड साइड ऑफ फ्रंट ऑफ आर्टिकल, राइट हैंड साइड ये वाली साइड आ जाएगी, यानी कि इस तरफ इस जगह पे प्राप्तकर्ता का पता होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। इफ फोटोग्राफ्स सेंट बाई पैकेट पोस्ट देन, यदि पैकेट पोस्ट के माध्यम से फोटोग्राफ भेजे जाते हैं तो करेक्ट आंसर ए आ जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ सेंडर मस्ट बी रिटन ऑन दी बैक ऑफ दी फोटोग्राफ्स। जब भी फोटोग्राफ आप भेजेंगे पैकेट पोस्ट के माध्यम से, फोटोग्राफ के पीछे हमेशा अपने सेंडर का नाम और पता ज़रूर लिखना है। प्राप्तकर्ता का नहीं बोला गया है, सेंडर का बोला गया है कि सेंडर का नाम और पता आपने फोटोग्राफ के पीछे लिख देना है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। In case of articles addressed to foreign countries, the address should be written in। विदेशों को संबोधित लेख के मामले में पता जो वो कैसे लिखा जाना चाहिए? तो जब भी कोई आर्टिकल आप फॉरेन कंट्री के लिए भेजेंगे उसके ऊपर एड्रेस रोमन लेटर्स और अरबिक फिगर्स में लिखा जाना चाहिए। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। भाई दी सेंडर्स एड्रेस मस्ट बी रिटन ऑन आर्टिकल्स, लेख पर प्रेषक का नाम क्यों लिखा होना चाहिए या उसका पता क्यों लिखा होना चाहिए? इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा कि अगर उस आर्टिकल का वितरण ना हो पाए तो उसको प्रेषक को वापस किया जा सके। टू मिनिमाइज द नंबर ऑफ आर्टिकल्स डिस्ट्रॉयड एट आर एलोज, रिटर्न लेटर ऑफिस या पुनः प्रेषण केंद्र में नष्ट किए जाने वाले लेखों की संख्या को कम किया
जा सके। तो जब भी क्या होता है, आपने किसी आर्टिकल के ऊपर सेंडर का एड्रेस लिखा है तो कहाँ पे, इस वाले कोने में लिखा होगा। अगर उस आर्टिकल का वितरण किसी वजह से प्राप्तकर्ता को ना हो पाए तो उस आर्टिकल को वापस सेंडर को भेजा जाएगा, अगर सेंडर का एड्रेस उसके ऊपर लिखा हुआ है। अगर नहीं लिखा है तो ऐसी स्थिति में उसे पुनः प्रेषण केंद्र को भेजना पड़ेगा और वहाँ पे उसको नष्ट किया जाता है। इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा आर्टिकल के ऊपर सेंडर का एड्रेस होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। Articles entitled to concessional rates of postage or free of postage. The class of article should be clearly noted on bottom of address side और back the article. ऐसे लेख जिनमें डाक शुल्क में छूट मिलती है या फिर डाक शुल्क नहीं लगता है, उन लेखों की श्रेणी लेख के नीचे या फिर पीछे की तरफ लिखी जाएगी। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। यहाँ पे पूछा गया कंसेशनल रेट्स ऑफ पोस्टेज और फ्री ऑफ पोस्टेज का क्या अर्थ हो जाएगा? कुछ ऐसी डाक वस्तुएं होती हैं या कुछ डाक वस्तुओं की ऐसी श्रेणियां होती हैं जिन्हें आप जब पोस्ट करते हैं, पोस्ट करते समय आपको या तो डाक चार्जेस नहीं देने होते हैं या डाक चार्जेस में छूट आपको दी जाती है। तो इसमें अब एग्जांपल ले सकते हैं ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट की। जब भी ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट भेजा जाता है, पोस्टेज चार्जेस नहीं लिए जाते, रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं लिए जाते, यानी कि इसमें आपके चार्जेस आपसे नहीं लिए जाएंगे। तो इस तरह की जब भी कोई डाक वस्तु भेजी जाती है तो उस डाक वस्तु की जो क्लास होती है या श्रेणी होती है वो आर्टिकल के कहाँ लिखी जाएगी? फ्रंट साइड में ऊपर की तरफ लिखी जाएगी। शुड बी नोटेड ऑन दी टॉप ऑफ द एड्रेस साइड, पते वाली तरफ, यानी कि जिस साइड एड्रेस सी का एड्रेस लिखा है उसी साइड में टॉप के ऊपर आपको उस आर्टिकल की श्रेणी लिखनी होती है। मेल्स फॉर नेवी पर्सनल सर्विंग इन INS शिप्स शुड बी एड्रेस्ड टू। INS जहाज़ों में काम करने वाले कर्मियों की डाक किस पते पर संबोधित करनी चाहिए? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। केयर ऑफ फ्लीट मेल ऑफिस, बॉम्बे के पते पर भेजी जानी चाहिए। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। उसी तरह से सेना या वायुसेना में काम करने वाले कर्मचारियों की डाक जो है वो 56 APO या 99 APO के पते पर भेजी जाती है। बट इज द डेफिनेशन ऑफ डिलीवरी, वितरण की परिभाषा क्या है? तो किसी भी आर्टिकल के लिए जब हम कहते हैं उसका वितरण किया गया तो उसका क्या अर्थ हो जाएगा? डिलीवरी ऑफ पोस्टल आर्टिकल एट द हाउस ऑफ एड्रेसी, प्राप्तकर्ता के घर पर डाक वस्तु का वितरण करना उसकी परिभाषा कहलाता है। यानी कि जब हम डेफिनेशन की बात करते हैं तो उसमें ये तीनों चीज़ें कवर होती हैं। क्या क्या? कि प्राप्तकर्ता के घर पर या प्राप्तकर्ता के कार्यालय में या फिर डाकघर अधिनियम के तहत प्राप्तकर्ता के द्वारा अगर कोई भी अधिकृत किया हुआ सर्वेंट, एजेंट या अन्य कोई पर्सन है उसको जब आप डाक वस्तु वितरित करेंगे तो ये क्या कहलाता है? वितरण की परिभाषा कहलाता है। डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। While delivery of unregistered articles, the addressee, servant, agent must sign the receipt. जब अपंजीकृत वस्तुओं की स्पुर्दगी की जाती है, प्राप्तकर्ता, सेवक, एजेंट को रसीद के ऊपर हस्ताक्षर करने होते हैं। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो मैं इस तरह के क्वेश्चंस इसलिए ऐड करता हूँ ताकि आप ध्यान रखें यहाँ पर भी और एग्ज़ाम में भी इस तरह से कई बार कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ जाते हैं। हम तुरंत पढ़ लेते हैं कि भाई डिलीवरी ऑफ अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, फिर हम ध्यान नहीं रखते कि अनरजिस्टर्ड बोला है और अनरजिस्टर्ड के लिए सिग्नेचर नहीं लिए जाते रसीद के ऊपर, रजिस्टर्ड आर्टिकल के लिए लिए जाते हैं। लेकिन जल्दबाजी में हम कई बार गलती कर देते हैं। Registered articles in case of addressee not found shall be detained in post office for which period? प्राप्तकर्ता नहीं मिलने की स्थिति में पंजीकृत लेख डाक घर में किस अवधि के लिए रोक कर रखे जाएंगे? करेक्ट आंसर बी आ जाएगा। फॉर अ पीरियड ऑफ 7 days, 7 दिनों की अवधि के लिए उनको रोक कर रखा जाएगा। अब मान लीजिए आप किसी पंजीकृत डाक वस्तु का वितरण करने के लिए जाते हैं लेकिन उसका प्राप्तकर्ता आपको घर पर नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में उस डाक वस्तु को आप मैक्सिमम 7 दिनों की अवधि के लिए डाक घर में रोक कर रख सकते हैं।
बट इज द ऑफिस ऑफ पोस्टिंग, पोस्टिंग का कार्यालय क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा डिलीवरी पोस्ट ऑफिस विच सर्व्स द एड्रेस ऑफ सेंडर, वितरण डाकघर जो प्रेषक के पते पर काम करता है। अब पोस्टिंग कार्यालय का अर्थ ये मत समझ लेना कि ये पोस्टिंग कार्यालय ही होगा। पोस्टिंग कार्यालय क्या होता है? जहाँ से आप डाक वस्तु को पोस्ट करते हैं, लेकिन उस डाक घर में भी वितरण का काम होता होगा, चाहे उस डाक वस्तु के नहीं लेकिन बाकी डाक वस्तुओं का तो वितरण वहाँ पे होता होगा, तो वो भी एक डिलीवरी पोस्ट ऑफिस होता है, वो भी वितरण का काम करता है। लेकिन वो क्या कर रहा है, आर्टिकल को भेज भी रहा है, तो उसको हम ऑफिस ऑफ पोस्टिंग कह देते हैं कि ये भी एक वितरण का डाकघर है, ये भी एक डिलीवरी पोस्ट ऑफिस है जहाँ पे वितरण का काम किया जाता है, लेकिन ये प्रेषक के पते पर काम करता है, क्योंकि ये आर्टिकल यहाँ से भेजा जाता है तो प्रेषक के पते पर काम करने वाला ये एक वितरण डाकघर होता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रजिस्टर्ड आर्टिकल्स फॉर फर्म्स एंटर्ड इन स्पेशल लिस्टिंग, फर्मों के लिए पंजीकृत लेखों को दर्ज करने के लिए विशेष सूची जो है वो कैसे बनाई जाती है? तो कैसे बनाई जाती है? डुप्लीकेट में बनाई जाती है, 2 प्रतियों में बनाई जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इंडिविजुअल रिसिप्ट प्रिपेयर्ड फॉर दोज आर्टिकल्स विच आर एंटर्ड इन स्पेशल लिस्ट, उन वस्तुओं के लिए व्यक्तिगत रसीद तैयार की जाती है जिन्हें विशेष सूची में दर्ज किया जाता है। 25 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। ऐसी डाक वस्तुएं जिन्हें विशेष सूची में दर्ज कर लिया जाता है, इनके वितरण के लिए ये लिस्ट बनाई जाती है। अगर इसमें इनको दर्ज कर लिया गया है तो अलग से इनके लिए रसीद नहीं बनाई जाएगी। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। आर्टिकल्स ऑन विच एनी चार्जेस आर टू बी रिकवर्ड, लेख जिन पर कोई शुल्क वसूल किया जाना है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? सी आ जाएगा। ऐसी डाक वस्तुओं को विशेष सूची में दर्ज नहीं किया जाता है। इफ आर्टिकल रिसीव्ड इन ऑफिस ऑफ डिलीवरी इन डैमेज्ड कंडीशन देन अ नोटिस टू एड्रेसी रिक्वेस्टिंग हिम टू अटेंड पोस्ट ऑफिस बाई, यदि डिलीवरी के कार्यालय में क्षतिग्रस्त स्थिति में वस्तु प्राप्त हुई तो प्राप्तकर्ता को डाकघर में उपस्थित होने का अनुरोध करने के लिए एक नोटिस कौन भेजेगा? 27 की ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। पोस्ट मास्टर के द्वारा नोटिस भेजा जाता है। अब मान लीजिए डिलीवरी पोस्ट ऑफिस में एक डाक वस्तु प्राप्त हुई, लेकिन वो डाक वस्तु क्या है? डैमेज्ड कंडीशन में है, क्षतिग्रस्त स्थिति में है, उसको कोई नुकसान हुआ है, तो इस तरह की डाक वस्तु कभी भी डाकिए को वितरण करने के लिए नहीं दी जाती है। उसके लिए एक नोटिस भेजा जाता है एड्रेसी को कि पोस्ट ऑफिस में आकर आप अपनी डाक वस्तु का वितरण ले सकते हैं। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। If article received in office of delivery in a damaged condition, then a notice sent to him to attend post office in case of inland article. यदि वितरण कार्यालय में वस्तु जो प्राप्त हुई है वो क्षतिग्रस्त स्थिति में है और वो अंतर्देशीय डाक वस्तु है, यानी कि भारत से ही उसको पोस्ट किया हुआ है, भारत में ही उसका वितरण होना है, तो इस तरह की डाक वस्तु अगर क्षतिग्रस्त स्थिति में है तो उसके प्राप्तकर्ता को डाकघर में कितने दिनों के भीतर प्रस्तुत होने के लिए एक नोटिस भेजा जाएगा? 28 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। विद इन 7 डेज, 7 दिन के भीतर उसे डाकघर में उपस्थित होने का नोटिस भेजा जाएगा। If article received in office of delivery in a damaged condition, then notice sent to addressee to attend post office in case of foreign articles. यदि वितरण कार्यालय में प्राप्त वस्तु क्षतिग्रस्त स्थिति में है तो विदेशी वस्तुओं के मामले में कितने दिन के भीतर प्राप्तकर्ता को डाकघर में उपस्थित होने के लिए नोटिस भेजा जाएगा? 29 की सही ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी? सी आ जाएगी। अगर इनलैंड आर्टिकल है तो 7 दिनों के भीतर डाकघर में प्रस्तुत होने का नोटिस भेजा जाएगा। अगर फॉरेन आर्टिकल है तो 15 दिनों के भीतर डाकघर में उपस्थित होने का नोटिस भेजा जाएगा। पार्सल अप टू 10 किलोग्राम इशूड फॉर डिलीवरी ओनली, 10 किलोग्राम तक का पार्सल वितरण के लिए कितनी बार जारी किया जाता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा, फॉर 1 टाइम। तो जब भी कोई पार्सल आता है पोस्ट ऑफिस में, अगर उसका वजन 10 किलोग्राम से कम है तो उसको वितरण के लिए एक ही बार जारी किया जाएगा।
अगर पहली बार जारी करने पर किसी भी वजह से उसका वितरण नहीं हो पाता है तो दूसरी बार उसे वितरण के लिए बाहर नहीं भेजा जाएगा। अगर पार्सल 10 किलोग्राम से ज़्यादा का है तो उसे वितरण के लिए एक भी बार जारी नहीं किया जाएगा, वितरण केवल डाकघर में ही होगा। इंश्योर्ड आर्टिकल अप टू डिलीवर्ड इन ऑर्डिनरी मैनर, बीमित वस्तु कितने रुपए होने तक सामान्य तरीके से वितरित की जाती है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाएगा। कोई भी इंश्योर्ड आर्टिकल है, अगर वो 500 रुपये तक के लिए इंश्योर किया हुआ है तो नॉर्मली उसका वितरण किया जाएगा। 500 रुपये से ज़्यादा के लिए अगर उसकी इंश्योरेंस की गई है तो उसका वितरण कैसे किया जाएगा, डाकघर खिड़की पर किया जाएगा। एनी आर्टिकल इंश्योर्ड फॉर मोर देन 500 रुपीज़, अगर 500 रुपये से अधिक के लिए किसी भी डाक वस्तु का बीमा किया गया है तो क्या किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, डिलीवरी ओनली एट पोस्ट ऑफिस विंडो। तो इस तरह की डाक वस्तु का वितरण केवल डाकघर की खिड़की पर ही किया जाएगा। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग द एक्नोलेजमेंट फीस इज फ्री, निम्नलिखित में से किसके लिए पावती शुल्क नहीं लिया जाता है। पावती क्या होती है, एक्नोलेजमेंट जो अगर आप किसी आर्टिकल के साथ भेजते हैं तो एड्रेस ही उसके ऊपर असाइन करता है और वो साइन की हुई पावती आपको वापस भेजी जाती है। किसके मामले में एक्नोलेजमेंट फीस आपसे नहीं ली जाती है। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। जब भी आप इंश्योर्ड आर्टिकल भेजते हैं तो उसके साथ एक्नोलेज फ्री होती है और कंपलसरी भी होती है। उसी तरह से ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट के साथ भी एक्नोलेजमेंट अगर आप भेजेंगे उसके भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे। अमाउंट ऑफ वैल्यू पेएबल आर्टिकल इफ एक्सीड्स देन इंटीमेशन ऑफ अराइवल टू एड्रेस इज सेंट एंड डिलीवरी एट पोस्ट ऑफिस ओनली, कितने रुपए से अधिक वीपी मूल्य के लेखों की सूचना दी जाएगी और वितरण केवल डाकघर में ही किया जाएगा। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अब देखिए वैल्यू पेएबल आर्टिकल है तो एड्रेसी से आपने चार्जेस रिकवर करने हैं, रिकवरी के मामले में 100 रुपये। उसी तरह से इंश्योर्ड आर्टिकल होते हैं, बीमित लेख होते हैं। इंश्योर्ड आर्टिकल के लिए आपने कोई भी चार्जेस रिकवर नहीं करने होते हैं तो इंश्योर्ड आर्टिकल्स के मामले में ये आपका आ जाएगा 500 रुपीज़ कि यदि कोई भी आर्टिकल 500 रुपये तक के लिए इंश्योर किया हुआ है तो नॉर्मली उसकी डिलीवरी जब वो डाकघर में की जाएगी, उससे ज़्यादा की इंश्योरेंस है तो पोस्ट ऑफिस में वितरण होगा। अगर 500 रुपये से कम की इंश्योरेंस है तो कैसे रहेगा, डाकिए के माध्यम से, यानी कि जैसे भी सामान्य तरीके से वितरण किया जाता है वैसे ही किया जाएगा। वीपी आर्टिकल के मामले में अगर 100 रुपये से कम है तो सामान्य तरीके से वितरण होगा, 100 रुपये से ज़्यादा है तो डाकघर की खिड़की पर वितरण होगा। कस्टम ड्यूटी ऑन एन आर्टिकल कैन बी पेड बाई, किसी भी वस्तु पर सीमा शुल्क का भुगतान किसके द्वारा किया जा सकता है या किस माध्यम से किया जा सकता है। कैश के माध्यम से कर सकते हैं, चेक के माध्यम से, कैश या चेक के माध्यम से कर सकते हैं या किसी अन्य तरीके से किया जाएगा। तो 35 की जो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास वो क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी। आप कैश या चेक के माध्यम से कस्टम ड्यूटी का भुगतान कर सकते हैं। Who among the following can authorize a non-delivery town post office for delivery of overvalue articles even though they don't perform any delivery work? निम्नलिखित में से कौन अधिक मूल्य वाली वस्तुओं की डिलीवरी के लिए नॉन डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस को अधिकृत कर सकता है भले ही वे कोई डिलीवरी का कार्य नहीं करते हों। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा सुपरिटेंडेंट। जो अधीक्षक होता है वो नॉन डिलीवरी टाउन पोस्ट ऑफिस, यानी कि ऐसे टाउन पोस्ट ऑफिस जो वितरण का काम नहीं करते हैं उनको अधिकृत कर सकता है कि जो भी ओवर वैल्यू आर्टिकल्स होते हैं उनका वो वितरण करें चाहे वो वितरण का काम ना करते हों। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। क्लोज नंबर 47 इज रिलेटेड टू, क्लोज नंबर 47 जो वो किस चीज़ से जुड़ा हुआ है। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा पेमेंट ऑफ मनी ऑर्डर्स। तो मैंने जैसे आपको बोला कि क्लोज नंबर या रूल नंबर आपको सभी के याद करने हैं, सभी इंपॉर्टेंट हैं। इज सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग इज अवेलेबल एट प्रेजेंट, क्या पोस्टिंग का प्रमाण पत्र वर्तमान में उपलब्ध है
इट वॉज डिसकंटिन्यूड इन 2012, ये 2011 में बंद कर दिया गया था। तो इसको आपने याद करना है, लेकिन फिर भी आपने इस टॉपिक के बारे में ज़रूर एक बार पढ़ लेना है। सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग क्या चीज़ होती है, इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं वो भी कर लेने हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट में जब क्वेश्चन पेपर बनते हैं तो उनको ये चीज़ें भूल जाती हैं। अ मनी ऑर्डर रिसीव्ड फॉर पेमेंट टू माइनर ऑफ 5 years ओल्ड इज पेड टू, 5 वर्ष के अवयस्क को भुगतान के लिए प्राप्त मनी ऑर्डर का भुगतान किसे किया जाएगा। मान लीजिए एक मनी ऑर्डर आता है, उसका भुगतान किसी माइनर को किया जाना है जो अभी सिर्फ 5 वर्ष का है, तो कैसे उसका भुगतान किया जाएगा। 39 की करेक्ट ऑप्शन ए आ जाएगी, पेरेंट और गार्डियन माता पिता या अभिभावक को किया जाएगा। इफ द पेई refuses टू टेक मनी ऑर्डर पेमेंट, मनी ऑर्डर शुड बी, यदि भुगतानकर्ता मनी ऑर्डर का भुगतान लेने से इनकार करता है तो मनी ऑर्डर को क्या किया जाएगा। करेक्ट आंसर आपके पास क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, रिटर्न टू रिमिटर एट वंस, वो तुरंत प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा। कैसे क्या बोला गया है कि मनी ऑर्डर किसी के लिए अगर भेजा जाता है और उसका भुगतान लेने से वो इनकार कर देता है तो तुरंत मनी ऑर्डर प्रेषक को वापस कर दिया जाएगा, यानी कि जिसने उसे भेजा था उसे ही लौटा दिया जाएगा। फीस फॉर रिडायरेक्शन ऑफ एन इनलैंड मनी ऑर्डर इज, एक अंतर्देशीय मनी ऑर्डर के पुनर्निर्देशन के लिए क्या शुल्क लिया जाता है। करेक्ट आंसर आपके पास ये आ जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक अंतर्देशीय मनी ऑर्डर जब भी रिडायरेक्ट किया जाता है तो बिना किसी मूल्य के उसकी रिडायरेक्शन की जाती है। रिडायरेक्शन क्या होती है, जिस डाकघर के लिए उसे भेजा गया है उस डाकघर के अलावा जो किसी दूसरे डाकघर के माध्यम से उसका भुगतान किया जाना हो, तो उस मनी ऑर्डर को उस दूसरे डाकघर में जब भेजा जाएगा तो उसको हम रिडायरेक्शन कहते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। The amount of commission on a service money order for ₹5,000 is, 5,000 रुपये के सर्विस मनी ऑर्डर पर कमीशन की राशि क्या होगी। 42 की करेक्ट ऑप्शन आपके पास क्या आ जाएगी, सी आ जाएगी, सर्विस मनी ऑर्डर के ऊपर कमीशन नहीं लगता है। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। द कमीशन ऑन मनी ऑर्डर कैन बी रिफंडेड इफ द, मनी ऑर्डर पर कमीशन जो है उसको वापस किया जा सकता है, कब किया जा सकता है। 43 की करेक्ट ऑप्शन डी आ जाएगी, मनी ऑर्डर पर दिया हुआ कमीशन किसी भी कंडीशन में आपको वापस नहीं किया जाता है। अगर मनी ऑर्डर वापस आता है तो उसकी जो ओरिजिनल वैल्यू होगी वो आपको वापस की जाएगी, लेकिन जो कमीशन उसके लिए आपने दिया होगा वो आपको कभी भी वापस नहीं किया जाता है। The remitter of money order can alter the office of payment or the pay's address. मनी ऑर्डर प्रेषक यानी कि मनी ऑर्डर को जो भेजने वाला है वो क्या कर सकता है, प्राप्तकर्ता के पते में या भुगतान कार्यालय में परिवर्तन कर सकता है। और कैसे कर सकता है, करेक्ट आंसर डी आ जाएगा, ओनली कैन आस्क। क्या कैसे कर सकता है, वो बिना किसी पेमेंट के कर सकता है, विदाउट एनी फीस कर सकता है। 44 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो इसमें आपने 2-3 चीज़ें जो ध्यान रखनी है, मनी ऑर्डर की रिडायरेक्शन फ्री ऑफ चार्जेस होती है। दूसरी बात, जिसने मनी ऑर्डर भेजा है अगर वो उस मनी ऑर्डर के भुगतान के कार्यालय में परिवर्तन करना चाहता है या प्राप्त करता है यानी कि जिसका पेई है उसके एड्रेस में चेंज करना चाहता है, तो ये जो काम किए जाएंगे बिना किसी शुल्क के, बिना किसी फीस के किए जाएंगे। तो 44 की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। फुल फॉर्म ऑफ सीओपी, सीओपी की फुल फॉर्म क्या आ जाएगी, करेक्ट आंसर ए आ जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग। Which of the following have the objective to afford the public an assurance that articles entrusted to servants or messengers for posting have actually been posted? निम्नलिखित में से किसका उद्देश्य जनता को यह आश्वासन देना है कि पोस्टिंग के लिए नौकरों या मैसेंजरों को सौंपे गए लेख वास्तव में पोस्ट कर दिए गए हैं। करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ए आ जाए, ठीक है। करेक्ट आंसर इसका आपके पास ये आ जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग का ये उद्देश्य होता है। एक चीज़ ध्यान रखनी, सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग 2011 में डिसकंटिन्यू हो चुके हैं, लेकिन अब भी इनके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको ये आने चाहिए। 46 की कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी।
इफ अ रजिस्टर्ड आर्टिकल इज टू बी डिलीवर्ड टू अ प्रदानशील वुमन देन, यदि एक डाक वस्तु प्रदानशील महिला को वितरित की जानी है। प्रदानशील महिला क्या हो जाएगी? ऐसी महिला जो घूंघट में रहती है। तो किस तरह से उस डाक वस्तु का वितरण किया जाएगा? हर सिग्नेचर मस्ट बी अटेस्टेड बाई पोस्टमैन, उसके हस्ताक्षर डाकिया द्वारा प्रमाणित होने चाहिए, गलत हो जाएगा। हर सिग्नेचर मस्ट बी अटेस्टेड बाई द रिस्पेक्टेबल विटनेस नोन टू पोस्टमैन, उसके हस्ताक्षर, किसके हस्ताक्षर? जो महिला है घूंघट में रहती है उस महिला के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान जो भी वो लगाएगी या हस्ताक्षर करेगी, उसको डाकिया एक नॉन विटनेस से, यानी कि जिस गवाह को वो जानता है उससे वो उस महिला के हस्ताक्षर को सत्यापित करवाएगा। फिर वो आर्टिकल जो विटनेस को दिया जाएगा, गवाह को दिया जाएगा, उस महिला को नहीं दिया जाएगा। कौन सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी? बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। तो जब भी किसी प्रदानशील महिला के लिए आर्टिकल आता है तो उसका वितरण हमेशा उस विटनेस को, उस गवाह को किया जाता है जो उस घूंघट में रहने वाली महिला के हस्ताक्षर को सत्यापित करता है। If any person after taking the delivery refuses to pay amount due, यदि वितरण लेने के बाद प्राप्तकर्ता देय डाक शुल्क का भुगतान करने से मना करता है तो क्या किया जाएगा? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? फाइन अंडर पोस्ट ऑफिस एक्ट, डाकघर अधिनियम के तहत जुर्माना उसके ऊपर लगाया जा सकता है। Postman is forbidden to deliver any article on which any sum of money is due to post office. डाकिया को कोई भी ऐसी डाक वस्तु वितरित करने से मना किया जाता है जिस पर डाकघर को कोई भी राशि दे हो। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। कोई भी ऐसा आर्टिकल डाकिए को मना किया जाता है वितरित करने के लिए जिसके ऊपर कोई भी चार्जेस अभी पोस्ट ऑफिस ने रिकवर करने हो, जब तक कि ये चार्जेस एड्रेसी या प्राप्तकर्ता के द्वारा दे नहीं दिए जाते। पोस्टमैन इज बाउंड टू गिव चेंज, डाकिया जो वो छुट्टे पैसे देने के लिए बाध्य होता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, बाध्य नहीं होता है। तो जो डाकिया होता है वो चेंज देने के लिए बाध्य नहीं होता है। मान लीजिए आपने क्या किया, वीपी आर्टिकल का वितरण किया, अब आपने जो चार्जेस रिकवर करने हैं वो है 90 रुपीज़, लेकिन आपको जो एड्रेसी ने क्या किया 100 रुपीज़ दिए, तो आप ये जो 10 रुपये होंगे चेंज ये देने के लिए बाध्य नहीं होंगे, क्योंकि आप अपने साथ जरूरी नहीं छुट्टे पैसे लेके जाएंगे। Postman can deliver any registered, insured or parcel without obtaining signature of addressee on a receipt or acknowledgement. डाकिया रसीद या पावती पर प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर प्राप्त किए बिना भी पंजीकृत बीमित या पार्सल को वितरित कर सकता है। 51st की बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी, फॉल्स है। जब भी कोई रजिस्टर्ड आर्टिकल, इंश्योर्ड आर्टिकल या पार्सल का वितरण होता है प्राप्तकर्ता को उसके लिए हस्ताक्षर करने ही होते हैं। पोस्टमैन इज नॉट फॉरबिडन टू डेविएट फ्रॉम हिज प्रेस्क्राइब्ड बीट, डाकिया को अपनी निर्धारित गश्त से विचलित होने की मनाही नहीं है। इसका आंसर भी आ जाएगा, उसको मना किया जाता है कि जो उसकी निर्धारित गश्त है, जो क्षेत्र उसे दिया हुआ है वितरण का काम करने के लिए, उससे बाहर वो ना जाए। In small post offices in rural areas, there are no separate postman or delivery agent attached to post office who make arrangements to deliver unregistered articles on his responsibility. ग्रामीण क्षेत्रों में जो छोटे डाकघर होते हैं जहां कोई अलग पोस्टमैन या डिलीवरी एजेंट डाकघर से जुड़ा हुआ नहीं होता है, वहां कौन अपनी जिम्मेदारी पर अपंजीकृत लेख वितरित करने की व्यवस्था करता है? करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपके पास? ये आ जाएगा। तो जो स्मॉल पोस्ट ऑफिस होते हैं रूरल एरियाज़ में जहाँ पे अलग से कोई डाकिया या डिलीवरी एजेंट नहीं जुड़ा होता है, वहाँ पे पोस्ट मास्टर अपनी जिम्मेदारी पर अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स के वितरण की व्यवस्था करता है। ध्यान रखना, अपंजीकृत डाक वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था करेगा। In small post offices in rural areas, there are no separate postman or delivery agent attached to post office who make arrangements to deliver insured articles, pay money orders on his responsibility. ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ छोटे डाकघर होते हैं, जहाँ कोई अलग से डाकिया या डिलीवरी एजेंट
डाकघर से जुड़ा हुआ नहीं होता है वहाँ कौन अपनी जिम्मेदारी पर बीमित लेखों और मनी ऑर्डर के भुगतान की व्यवस्था करता है। करेक्ट आंसर क्या आएगा, डी आ जाएगा। तो केवल अनरजिस्टर्ड आर्टिकल्स के वितरण की व्यवस्था पोस्ट मास्टर करेगा, बाकी जो इंश्योर्ड आर्टिकल्स हैं या मनी ऑर्डर्स वगैरह हैं या रजिस्टर्ड आर्टिकल्स हैं उनका वितरण या भुगतान केवल डाकघर में ही किया जाएगा। डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगी। एड्रेसी नोट वाउंड टू पे अमाउंट ड्यू ऑन आर्टिकल्स, प्राप्तकर्ता लेखों पर देय राशि का भुगतान करने के लिए बाध्य नहीं होता है अगर वो उस डाक वस्तु का वितरण नहीं लेना चाहता है। बी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। अगर वो उस डाक वस्तु का वितरण लेता है तो उसे ड्यू चार्जेस का भुगतान करना ही पड़ेगा। If addressee don't want to take delivery, then which word is written on article? यदि प्राप्तकर्ता वितरण नहीं लेना चाहता है तो लेख पर क्या लिखा जाएगा। 56 की सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। रिफ्यूज्ड रिमार्क उसके ऊपर दिया जाएगा। Delay to correspondence or mistaken in delivery is a result from which of the following? पत्राचार में देरी या वितरण में गलती निम्नलिखित में से किसका परिणाम है। ठीक है, अगर आपने जो आर्टिकल भेजा या जो पत्राचार भेजा है उसमें कोई गलती हो जाती है वितरण में या उसके वितरण में देरी होती है तो किस वजह से होता है। अगर इनकरेक्ट एड्रेस हो या इनकम्प्लीट एड्रेस हो तो सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। इन द एड्रेस हाउ द पोस्ट टाउन इज टू बी नोटेड, पते में जो पोस्ट टाउन होता है वो कैसे नोट किया जाता है तो उसे हमेशा ब्लॉक लेटर्स में नोट करना होता है और साथ में उसे अंडरलाइन भी किया जाता है। सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। बोथ ऑफ द अबव आर करेक्ट। नेक्स्ट चलते हैं बीच ऑफ द फॉलोइंग। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नेसेसरी टू रिटन इफ करेक्ट पिन कोड इज रिटन, यदि सही पिन कोड लिखा है तो निम्नलिखित में से किसे लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। तो 59 की जो सही ऑप्शन आ जाएगी वो आ जाएगी डी। अगर आपने सही पिन कोड लिखा है ना तो आपको तहसील लिखने की आवश्यकता है ना डिस्ट्रिक्ट और ना ही स्टेट, लेकिन पिन कोड जो है वो बिल्कुल सही होना चाहिए। In case where there is more than one post town wearing the same name and pin code is not noted, then which important is to note? ऐसे मामले जहाँ एक ही नाम के एक से ज़्यादा पोस्ट टाउन होते हैं और पिन कोड नहीं नोट किया होता है तो वहाँ पे क्या नोट करना आवश्यक हो जाता है। करेक्ट आंसर ए आ जाएगा डिस्ट्रिक्ट। लेकिन अगर पोस्ट टाउन और डिस्ट्रिक्ट का नाम सेम है तो ऐसी स्थिति में स्टेट का नाम लिखना वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है। ए ऑप्शन करेक्ट आ जाएगी। आगे वाली क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। 60 क्वेश्चंस हमने कर लिए और लगभग इतने ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बचे हैं क्लोज नंबर 24 से लेके 54 तक। ठीक है, और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, बार बार पूछे हुए क्वेश्चंस हैं। किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो या गलती नज़र आए कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। बाकी आपको इनके बने बनाए नोट्स चाहिए या अन्य कोई भी बुक आपको पोस्टल डिपार्टमेंट के एग्ज़ाम के रिलेटेड चाहिए तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं 862709616 के ऊपर। धन्यवाद।